प्रिय को मारेबो न सालत है, पर सालत सौत बचाएबो तेरो। बटुक चंद ने जोर का एक मुक्का नकुल चंद के नाम पर मारा और अखबार फर्श पर फेंक कर खड़े हो गए। राय साहब बाबू बटुक चंद की मोटर उनके आलीशान मकान के फाटक पर आकर रुकी और राय साहब उस पर से उतरे। न जाने इस समय वो कहां से लौट रहे थे, पर उनके चेहरे की मुस्कुराहट से मालूम होता था कि वो जहां और जिस काम के लिए भी गए थे उसमें सफल हुए हैं। नौकर चाकर अदब से खड़े हो गए। राय साहब फाटक से अंदर घुसा ही चाहते थे कि किसी आदमी ने आगे बढ़कर सलाम किया और एक बंद लिफाफा उनके हाथ में दे दिया। बटुक चंद्र ने आश्चर्य की निगाह से उस लिफाफे पर और दूसरी सवाल की निगाह उस आदमी पर डाली जिसने इस तरह उनके पोजीशन का कुछ भी ख्याल न करके उनके हाथ में चिट्ठी देने की जुर्रत की थी। पर वो आदमी कुछ भी ना बोला और फिर एक दफे सलाम करने के बाद घूमकर चला गया। कुछ सोचते हुए राय साहब भी भीतर चले आए। कपड़े उतारकर कुछ देर ठंडे होने के बाद राय साहब ने वो लिफाफा खोला। उसका लाल रंग देख उन्होंने उसे किसी तरह के न्योते की चिट्ठी समझा था, पर भीतर जो कुछ पढ़ा उसने तो उनका सिर ही घुमा दिया। चिट्ठी का मजमून ये था, बटुक चंद, तुम्हारे पास रुपया जरूरत से ज्यादा है और हमारी संस्था को अपने काम के लिए इसकी सख्त जरूरत है। ऐसी हालत में कुछ फेरबदल दोनों के लिए अच्छा होगा। अगर अपनी बेहतरी चाहते हो तो 2 दिन के अंदर 1 लाख रुपया हमारे सुपुर्द कर दो। परसों रात को 12 बजे तक एक आदमी तुम्हारे बाग के दरवाजे पर पहुंचेगा। उसके हाथ में अगर रकम तुमने दे दी तब तो ठीक, और नहीं तो उसी जगह तुम अपने लड़के की लाश पाओगे जिसे हम लोग ले जा रहे हैं। खबरदार, अगर पुलिस को खबर दी या किसी दूसरी तरह की फसाद खड़ा करने की कोशिश की तो अपने लड़के को हमेशा हमेशा के लिए खो बैठोगे। ये चिट्ठी पढ़ बटुक चंद की हालत तो ऐसी हो गई मानो काटो तो खून नहीं। उन्होंने फिर उसे पढ़ा, तब नीचे दस्तखत की जगह पर गौर किया। अगर कोई नाम न दिखाई दिया, वहां एक बड़ा सा कत्थई रंग का धब्बा इस तरह जरूर दिखाई दिया मानो उस पर गाढ़ी लाल स्याही या खून की बड़ी बूंद गिरी हो और वो चारों तरफ फैल गई हो। धब्बे के बीचों बीच कुछ सफेद जगह छूटी हुई थी जो देखने में 4 उंगलियों के दाग की तरह मालूम होती थी। बस दस्तखत या निशानी अगर कुछ थी तो इतनी ही, और कुछ भी नहीं। कुछ देर परेशानी और बदहवासी की हालत में बैठे रहने के बाद बटुक चंद ने एक नौकर को हुक्म दिया, बच्चे बाबू को तो देखो कहाँ है। नौकर चला गया और थोड़ी देर में लौट कर आकर बोला, उनको तो राम गोविंद टहलाने के लिए ले गया है, अभी तक लौटा नहीं है। सुनते ही बटुक चंद का कलेजा कांप गया। उन्होंने रुकते हुए गले से कहा, कोई आदमी जाओ और देखो राम गोविंद कहाँ है, जल्दी बच्चे बाबू को खोज कर लाओ। नौकर दौड़ता हुआ चला गया, मगर बटुक चंद के दिल में किसी ने कहा, जरूर राम गोविंद उसे लेकर भाग गया है। वे परेशानी के साथ कमरे में इधर उधर टहलने लगे और तरह तरह की बातें सोचने लगे। 1 घंटे के बाद बच्चे बाबू की खोज में गए हुए आदमी लौटे। बच्चे बाबू तो नहीं मिले, मगर बहुत दूर निराली सड़क पर बेहोश राम गोविंद और वो हाथ गाड़ी जिस पर बच्चे बाबू बैठकर घूमने निकले थे वो मिली। राम गोविंद मुश्किल से होश में आया था और इस समय नौकरों के साथ यहां तक लौटा था। बटुक चंद ने उससे पूछा, बच्चा कहाँ है? वो बोला, बाबूजी, मैं उनको घुमाता हुआ मडुआ डीह की सड़क पर से लौट रहा था कि पीछे से 3 आदमियों ने आकर मुझे पकड़ लिया और एक गाड़ी पर से बच्चे बाबू को उठाने लगा। जब मैंने रोका तो सभी ने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया। इसके बाद की मुझे खबर नहीं। ये लोग गए हैं और
पानी वगैरह छिड़का है तो मैं होश में आया हूँ। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ बाबूजी। कहकर राम गोविंद अपनी चोटें दिखाने लगा, परंतु बटुक चंद का ध्यान उधर न था। वो अपने प्यारे बेटे और उस चिट्ठी के बारे में सोच रहे थे। गंगा के तट पर काशी से लगभग 3-4 कोस ऊपर चढ़कर एक ऊंचे टीले पर एक छोटा सा मगर सुंदर सा मकान है, जिसके 3 तरफ सुहावना बागीचा है और चौथी तरफ कल कल नादिनी गंगा बह रही है। मकान छोटा है, शायद मुश्किल से उसमें 8-10 कमरे होंगे, मगर फिर भी मजबूत और बहुत अच्छा बना हुआ है। इसकी कुर्सी लगभग 8 हाथ ऊंची है और उसमें पूरब की तरफ एक मजबूत दरवाजा है, जो बागीचे की सतह से कोई 9-10 हाथ की ऊंचाई पर पड़ता है। उस दरवाजे तक जाने के लिए लकड़ी की सुंदर सीढ़ियां हैं, जो मकान की कुर्सी के साथ साथ उठी हुई हैं। इन सीढ़ियों के अलावा और कोई रास्ता उस मकान में जाने को नजर नहीं आता। सिर्फ यही नहीं, इतने ऊंचे चढ़कर मकान की पहली मंजिल में पहुंचने पर भी उस खंड में सिवाय सदर दरवाजे के और एक भी खिड़की या दरवाजा या रोशनदान नहीं है। चारों तरफ मजबूत और मोटी संगीन दीवारें हैं। हाँ, जब इसके ऊपर वाले मंजिल पर आप पहुंचेंगे तो आपको वो मंजिल बहुत ही खुली और खुलासी सी नजर आएगी और चारों तरफ बड़ी बड़ी खिड़कियां भी हैं, जिनकी राह बखूबी हवा आती है और चारों तरफ दूर दूर का दृश्य दिखाई देता है। गंगा तो यहाँ ऐसी मालूम पड़ती है मानो इस मकान की दीवार से सटी हुई बह रही हो। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए गाथा। अपनी पसंद की कहानियां, कविताएं, बाल कहानियां, रोचक किस्से और बहुत सारे ऐसी ही रचनाएं जानने, सुनने और आनंद लेने के लिए डाउनलोड कीजिए गाथा और सब्सक्राइब कीजिए गाथा फेसबुक और यूट्यूब।